20 वीगो डालो का काफिला मिर्जापुर की एक टूटी फूटी सड़क पर धूल उड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवारों के चेहरे तो निकाबों से छुपे हुए हैं, लेकिन इनके हाथों में मौजूद AK-47 असॉल्ट राइफल्स साफ नजर आ रही हैं। हुलिये से तो ये दहशतगर्द लग रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि इस कॉन्वॉय में इनके साथ कुछ यूनिफॉर्म वाले भी मौजूद हैं। काफिले की मंजिल वो जमीन है जिसका केस अगले हफ्ते कोर्ट में लगा हुआ है। मुद्दई का इल्जाम है कि मुल्क का एक भारी इनाम इसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यहाँ तो अदालत में समाज से पहले ही फैसला आ चुका है। डालो का काफिला उस जमीन तक पहुंच गया। मुसल्ला अफराद गाड़ियों से उतरना शुरू हुए। गांव के अफराद दूर से मंजर देख रहे थे और करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, मगर कुछ लोग जो जमीन पे पहले से मौजूद थे खामोश नहीं रहे। उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला था। ये उनके बाप दादा की जमीन थी जिसके लिए वो सालों से मुकदमात लड़ रहे थे। दोनों तरफ से बहस मुबाहसा शुरू हुआ। बहस गालियों में बदली और फिर कुछ ही देर बाद गालियां गोलियों में। हर तरफ मिट्टी और धुआं उड़ने लगा। धूल बैठी तो कई अफराद खून में लथपथ पड़े थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद कत्ल हो चुके थे। ये वाकया उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि नवाब शाह के मिर्ज़ापुर में पेश आया, और ये गुंडे कालीन भैया के नहीं बल्कि सिंध के वड्डे साई साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के आदमी थे। ये हौलनाक किस्सा सिर्फ एक केस नहीं, ऐलान था। जरदारियों का शाही फरमान था कि सिंध जरदारी की मिल्कियत है और यहाँ जरदारीज अनटचेबल्स हैं। सिंध हजारों साल पुरानी तहजीब, मगर गुर्बत और तबाही की तस्वीर। आज़ाद सिफत सूफियों की धरती, लेकिन वडेरों के शिकंजे में घुटती सरजमीन। पिछले 17 सालों से सिंध में सल्तनत जरदारिया कायम है। ये सल्तनत कैसे चलती है ये तो हम आगे जाकर बताएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं उस तकरीब की तरफ जहां इस सब का आगाज हुआ। ऐवान सदर जिए भुट्टो के नारों से गूंज रहा है। ये गैर मामूली तकरीब है। सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म तो मौजूद हैं ही, लेकिन पाकिस्तानी सियासी रिवायत के बरखिलाफ आज की तकरीब में अपोजिशन भी मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है बल्कि खुश भी है। ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ के चेहरे पे जवाल की कहानी के बजाय उम्मीद की मुस्कुराहट होती थी। लेकिन आज की तकरीब के हीरो वो नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत के मैकियावेली आसिफ अली जरदारी हैं, क्योंकि आज उन्होंने खुद अपने इख्तियारात कम करने की आईनी तरमीम पर दस्तखत किए हैं। हम जमहूरियत की बात करते हैं, उस सब का जो निचोड़ था, जिसे कहते हैं जान जो थी वो देव की, वो उस तोते में थी जो प्रेसिडेंसी में था। प्रेसिडेंट बन के मैंने वो तोते की, जिसे कहते हैं ना, गिची मरोड़ दी। सारे पावर्स पार्लियामेंट को बगैर पार्लियामेंट के मांगे मैंने दे दिए। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ अपने इख्तियारात कम कौन करता है, लेकिन जरदारी ने ये कर दिखाया। अपने ही हाथ से अपने ही इख्तियारात कम कर दिए। इस तरमीम के बाद नेशनल पॉलिटिक्स पे तो जरदारी की ग्रिप कम हो गई, लेकिन साथ ही मुल्क का एक हिस्सा इनकी मिल्कियत में मुंतकिल हो गया। ये सिंध में सल्तनत जरदारिया का आगाज था। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। सिंध, जहां जरदारी की बहन डिफेक्टो वजीर आला हैं, दूसरी बहन वजीर सेहत हैं। कजन अली हसन जरदारी 3 वजारतों को देखता है। दाखिला का महकमा एक और रिश्तेदार जिया लंजार के पास है। बेटा पार्टी का चेयरमैन और बेटी बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली MNA। और सबसे मजे की बात कि ये सब कुछ हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन दरअसल ये जमहूरियत नहीं, एक खानदान का राज है, जिनकी मर्जी के बगैर सिंध में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिनकी मर्जी के बगैर IG और चीफ सेक्रेटरी तो छोड़ें, मुख्तियार कार और पटवारी भी नहीं लग सकता। इस खानदान की मुखालिफत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और जो ये जसारत करे फिर वो कुछ और करने के काबिल नहीं रहता। वडेरे, पीर, MNA, MPA सब इसी सरकार से फैज़ उठाते हैं, और ये सरकार खौफ और लालच की बुनियाद पर कायम है। ये कायम कैसे हुई, मजबूत कैसे हुई और चलती कैसे है, इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लें। मेंढक को बिच्छू ने कहा कि मुझे उस पार ले चल, दरिया के। तो उसने कहा कि तू बड़ा जालिम है, तू काटेगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं काटूंगा तो तेरे साथ डूबूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा चल फिर बैठ जा।
ही गॉट, वो उसकी पीठ पे बैठ गया। आधे रास्ते पे पहुंचे थे, इसने काट लिया। उसने कहा जालिम ये क्या किया तूने, मुझे भी मारा खुद भी मारा। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरी खसलत ही कुछ ऐसी है। प्रिजनर्स वैन तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें मौजूद हाई प्रोफाइल कैदी 80 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब है और पिछले 14 माह से सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार है। गुज़िश्ता दिनों जेल हुक्काम को एक खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद इस सियासी रहनुमा को दूसरे जिले के जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसने ताकतवर के खिलाफ सियासी महाज खोलने की जुर्रत की। बेफिक्र रहे, हम अडियाला जेल या कैदी नंबर 804 के मुतालिक बात नहीं कर रहे। इस प्रिजनर्स वैन का रुख मीरपुर खास की तरफ है और इसमें मौजूद शख्सियत सलामत लाखों है, जिनका जुर्म जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। पुलिस की गाड़ियां और कैदियों की वैन मीरपुर खास में दाखिल होते हैं। अचानक वहां मौजूद पुलिस अफसर के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उसके चेहरे पे हैरत और परेशानी के असरात नजर आने लगते हैं, लेकिन वो कपकपाती आवाज में जी सर ही बोल पाता है। फोन रखने के बाद अफसर ने एहलकारों को हुक्म दिया और तमाम गाड़ियां मीरपुर जेल की तरफ जाने के बजाय दोबारा हैदराबाद की तरफ मुड़ गईं। कैदी एक बार फिर उसी सेल में पहुंच गया जहां वो 14 माह से कैद था। वही सेल जिसमें 2 कैदी जेल अमले के साथ मिलकर इसको कत्ल करने का मंसूबा बना चुके थे। ये मंसूबा सलामत लाखों के सियासी मुखालिफ और इलाके के वडेरे ने बनाया था। व्हाट्सएप के जरिए मंसूबा बंदी की गई, अमले को रिश्वत दी, जेल में मौजूद टारगेट किलर कैदी को टास्क दिया गया। शायद इसीलिए सलामत लाखों को मीरपुर खास के बजाय वापस हैदराबाद जेल लाया गया था, ताकि एक बार ही इनका किस्सा खत्म हो जाए। लाखों कातिल की जेल में फंस चुका था और सिर्फ हमला करने की देर थी। और फिर सलामत लाखों पर कत्ल का मंसूबा कामयाब हुआ या नहीं, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले आप हमारे साथ सिंध की सैर पर चलें। जरदारी की सियासत को समझने के लिए हमें पहले सिंध को समझना होगा। सिंध के 30 अजला हैं, जिसमें से 22 इंटीरियर सिंध के हैं, जहां सूबे की तकरीबन 50% आबादी रहती है और ये इलाके पाकिस्तान के बैकवर्ड तरीन इलाकों में से हैं। इंटीरियर सिंध की सियासत पंजाब और बाकी सूबों से मुख्तलिफ है। यहाँ आवाम डेवलपमेंट नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों और सरकारी काम कराने की बुनियाद पर वोट डालते हैं। जो जितनी नौकरियां दिलवाता है और जितने सरकारी काम करवाता है, इलेक्शन में उतने ही वोट लेता है। इन इलाकों की एक और खासियत ये है कि यहाँ हर इलाके में कुछ खानदानों का इन्फ्लुएंस होता है। यूं समझ लें कि खानदान ही उस इलाके के सियाह और सफेद के मालिक होते हैं। ये खानदान या तो पीरी मुरीदी सिस्टम की वजह से अहम होते हैं या बड़े जमींदार होने की वजह से, और इन्हीं खानदान के अफराद को हम आम जबान में वडेरे कहते हैं। ये सिस्टम कई सालों से कायम है। एक जमाना था यहाँ टालपुर, मखदूम, महरों और खोड़ोस का राज हुआ करता था। आज भी ये तमाम खानदान मौजूद तो हैं, लेकिन एक जरदारी इन सब पर भारी है। नहीं भाई, हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। चलें आपको सिंध के जिला घोटकी ले जाते हैं और बताते हैं कि बड़े बड़े खानदान भी पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करने पे इररेलेवेंट कैसे हो जाते हैं। जिला घोटकी रिवायती तौर पे एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतों का गढ़ रहा है। यहाँ का महर खानदान 2002 और 2008 में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब रहा। 2002 में इसी खानदान के अली मोहम्मद महर वजीर आला सिंध भी बने। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, 2008 के बाद सिंध में जरदारी राज शुरू हो चुका था और फिर बरसों की दूरी और नाराजगी के बाद 2012 में जरदारी जादू चल गया। महर खानदान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और 2013 के इंतखाबात पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते। लेकिन महर खानदान ऐसा करने पे मजबूर क्यों हुआ, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। पीपल्स पार्टी ने महर खानदान के एक नौजवान रुकन पे इन्वेस्टमेंट की, जिसके वालिद तो महर खानदान के सरबराह थे, लेकिन इनकी वफात के बाद खानदान की जिम्मेदारियां और फैसले दूसरे घरों में मुंतकिल हो गए थे। पीपल्स पार्टी को इस डिवाइड में अपने लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने नौजवान मोहम्मद बख्श महर को जेर साया लिया और जिला के तमाम इख्तियारात और कंट्रोल उसके हाथ में दे दिए। जितने भी वडेरे हैं, सरदार हैं, जो भी हैं, उनकी जो औकात है वो वहाँ के लोकल SHO, DSP और SSP से ज़्यादा है ही नहीं। कितना भी बड़ा सरदार है, वो डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, SHO, DSP और SSP को नज़रअंदाज करके सियासत कर ही नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, उनकी मजबूरी है। वैसे आप सरदार बख्श महर की सोशल मीडिया पे तस्वीर देखें
तो आपको अपनी दौलत और ताकत को फ्लेक्स करता टिपिकल वडेरे का बेटा नजर आएगा। विरासत में मिलने वाली सरदारी को एंजॉय करने वाले इस 37 साला नौजवान का शुमार आज भी बिलावल के करीबी लोगों में होता है। बहरहाल घोटकी में इलेक्टेड MNA और MPA मैंडेट होने के बावजूद इररेलेवेंट होने लगे और अनइलेक्टेड मोहम्मद बख्श महर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के बदौलत तमाम इख्तियारात का मालिक बन गया और यूं महरों को नए सिंध की हकीकत का इदराक हो गया। यहाँ जो जरदारी और पीपल्स पार्टी की छतरी से निकलेगा, इसका सियासी मुस्तकबल तारीख हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भी 2012 में बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल होने में ही आफियत जानी। आप शायद सोच रहे हो कि यार जरदारी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वडेरे अपने इलाके के बादशाह होते हैं, उनके वोट और सीटें भी गारंटीड होती हैं, चाहे ये किसी भी जमात में चले जाएं। ये पीपल्स पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दें तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। चलें इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। आइए चलते हैं नौशहर फेरोज। यहाँ के बड़े वडेरे जतोईज हैं। माजी में न सिर्फ पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तो भुट्टो के करीबी साथियों में थे। जब भुट्टो वजीर आजम थे तो सिंध के वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। जतोई ज़ियाउल हक के खिलाफ सबसे बड़ी और मशहूर तहरीक MRD मूवमेंट में भी आगे थे, लेकिन फिर जतोइयों ने पीपल्स पार्टी से मुंह फेर लिया। मगर इसके बावजूद जतोइयों ने 2002, 2008 और 2013 में अपनी खानदानी नशिस्तें रिटेन की और पीपल्स पार्टी को हर दफा शिकस्त दी। मगर जरदारी की बादशाहत में सियासी मुखालिफत की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जतोइयों से राब्ता किया। गिव एंड टेक पे बातचीत हुई मगर डील तय नहीं हो सकी और जतोइयों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार कर दिया, यानी जरदारी को इनकार कर दिया। पावरफुल जतोईस को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही थे। 2024 इलेक्शन से पहले मुर्तजा जतोई पर कत्ल की FIR काट दी गई और 2025 में उनको इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे कत्ल तो छोड़ें, सिंध पुलिस ने जतोई ब्रादर्स पे मोटरसाइकिल और चीनी की बोरियां चोरी करने के भी केसेस डाल दिए। हमने आपको शुरू में जिस सियासी कैदी की कहानी सुनाई थी, इसका केस भी यही था। सलामत लाखों का जुर्म ये था कि उसने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की, इसीलिए उसको जेल अमले के साथ मिलकर कत्ल करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन आखिरी वक्त पे हसास इदारों ने सिंध के बड़ों को खबरदार किया और सलामत लाखों को यकीनी मौत से बचा लिया। चलें अब जरा साउथ का रुख करते हैं। आपको जुल्फिकार मिर्जा की गब्बर स्टाइल फुर्तियां याद हैं? जुल्फिकार मिर्जा का केस किसी वडेरे का पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने की प्राइम एग्जाम्पल है। मिर्जा बदीन के डॉन थे। जैसे हर इलाके का वडेरा और डॉन पीपल्स पार्टी के साथ होता है, इसी तरह मिर्जा भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और जरदारी के काफी करीब थे। इसी से अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी ने उनको सिंध का पावरफुल वजीर दाखिला और उनकी अहलिया को स्पीकर कौमी असेंबली बनाया। 2011 में मिर्जा ने अचानक पीपल्स पार्टी छोड़ दी और 2015 में वो खुलकर जरदारी के खिलाफ सामने आ गए। आपको मोहतरमा एक मीटिंग में नहीं बिठाती थी पॉलिटिकल। इनके सियासी बाप जो गुलाम कादिर का आसिफ जरदारी है, और कौन आसिफ जरदारी को नहीं जानता कि आसिफ जरदारी ने 12-12, 14-14 मासूम लोगों को कत्ल करवाया है। मिर्जा को इस मुखालिफत की कीमत अदा करनी पड़ी। इनके भी पुराने और नए केसेस खुल गए। इनके घर पर रेड हुआ, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनको जमानत के लिए थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन चूंकि मिर्जा कोई कम बदमाश नहीं थे, इसलिए इन पेशियों के दौरान दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। जुल्फकार मिर्जा साहब आजकल बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे पार्टी में, पीपल्स पार्टी में इनसे बड़े बड़े रहनुमा छोड़ गए। इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टेड इंडिविजुअल है, जहाँ मैंने इंपोर्ट करके ये छोटा सा पौधा लगाया। अब ये तो जवानी नहीं हुआ और इसने बगावत कर दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मैंने आपको जितनी मिसालें दी, इससे जरदारी बादशाहत की मुखालिफत का अंजाम मालूम होता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, हौलनाक और तारीख रुख। जो इस बादशाहत का वफादार बन जाए, इसको हर कीमत पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको हर जुर्म का ग्रीन सिग्नल होता है। ये जरदारी बादशाहत की वो डार्क साइड है जिसमें आम सिंधियों का खून पानी से भी सस्ता है। ठट्टा के एक गांव में नाजिम झोंकियों ने अपने घर के करीब कुछ अनजान लोगों को देखा जो इनके इलाके में नायाब परिंदों का शिकार करने आए थे। उनकी गाड़ी ने रास्ता भी रोका हुआ था। नाजिम जरा आजाद मिजाज आदमी था। उसने अपने फोन का कैमरा खोला और इन अफराद को ऑन कैमरा कन्फ्रंट किया। उसने कैमरा ऑन करके पूछा कि कौन है और क्यों रोक रहा है और ये क्या बदमाशी है।
तो वहाँ पे पता चला कि 2 लोग खड़े हुए हैं और वो शायद उनके हाथ में कोई हथियार है और वो जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनमें से किसी का वो शिकार कर रहे हैं। तो वो तो एक वो वीडियो बना रहा है कि देखें ये कुदरत के साथ जुल्म और ज़्यादती है। दूसरा वो ये बात भी कर रहा है कि जो शिकार के लिए आया ये मकामी नहीं है, ये ख़ास मेहमान है। और वह मेहमान था भी, उसका ताल्लुक़ किसी जो आपकी गल्फ़ स्टेट्स हैं इनमें से किसी का था, वो किसी रॉयल फैमिली का था कि नहीं था, मगर कोई बाअसर शख्स होगा। इस बाअसर अरब शख्स को नाजिम की ये बात अच्छी नहीं लगी और इसने अपने मेज़बानों से नाजिम की शिकायत की। इस अरब के मेज़बान कौन थे? ये मेज़बान थे पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम बिजार और MPA जाम अवैस बिजार, मलीर और ठट्टा के ज़मीनी खुदा जिनको पीपल्स पार्टी ने अपने इलाकों में फुल अथॉरिटी दी हुई थी। जाम अब्दुल करीम को वाक़े का इल्म हुआ। इस दौरान नाजिम की बनाई हुई वीडियो भी इलाके में वायरल हो चुकी थी। वीडियो में कुछ इतना अहम नहीं था और वीडियो बनाते हुए पेश आने वाला वाक़या भी मामूली था, लेकिन जाम की फर्जाइल ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। उसने अपने आदमी भेजकर पहले नाजिम पे वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशर डाला और नाजिम नहीं माना तो उसको ज़बरदस्ती अपने डेरे पर बुलाया। नाजिम और इसका भाई दोनों इस सोच के साथ जाम हाउस गए कि इनके इलाके और ख़ानदान के बड़े हैं, मसला हल करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही माहौल था। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये वो बयान है जो पहले नाजिम के भाई ने दिया था कि जी जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बड़े भाई आए जाम अब्दुल करीम साहब और उन्होंने पूछा कौन है वो बदमाश। अब उनके लिए तो बदमाश ही है, चूँकि लॉ तो वो है ना, थाना तो वो है, उनकी रियासत के अंदर ही इज़ ऑल इन ऑल दी हुकूमत, और जो उनकी बात नहीं मान रहा वो जायज़ हो या नाजायज़ हो वो बदमाश है। वो ऑप्रेस्ड नहीं है या वो ख़ुद मुख्तार नहीं है या वो इज़्ज़त नफ्स का इजहार नहीं कर रहा, वो बदमाशी कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन है वो बदमाश जो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा जिसने वीडियो बनाई है। आगे की कहानी सुनने से पहले ज़रा तसव्वुर करें कि ये किस किस्म का निज़ाम है। नाजिम पाकिस्तान का उतना ही शहरी है जितना जाम अब्दुल करीम, लेकिन यहाँ जाम ने, जो कि जरदारी के कई वफादारों में से एक मामूली वफादार है, अदालत लगाई हुई है और नाजिम को अपने सामने ऐसे बिठाया हुआ है जैसे इसका वजूद ही जाम का मरहून मिन्नत हो। उसके बाद उनकी दुर्गत बनाई गई, उनकी मार लगाई गई। और मार कैसे लगाई गई कि वहाँ पीछे कोई नमाज़ पढ़ने की जगह है या वज़ू है और उसी के साथ बता रहे हैं कि एक टॉर्चर सेल भी है, और वहाँ ले जाके उसको मार रहे थे और कोई 1 घंटे के करीब तक मारते रहे। और वो जगह जो थी वो इसके भाई की नज़रों से ओझल थी और भाई कह रहा है मुझे सिर्फ चीखों की आवाज़ आ रही थी कि नाजिम को मारा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। नाजिम से ज़बरदस्ती इसके मोबाइल का पासवर्ड लेकर वीडियोस डिलीट की गई, लेकिन नाजिम अभी भी इस सब पर राज़ी नहीं था। एक तरफ नाजिम था जिसका इसरार था कि इसने कुछ गलत नहीं किया, और दूसरी तरफ जाम अब्दुल करीम था जिसका इसरार था कि वो उसको निशाने इबरत बनाकर छोड़ेगा। आधी रात को जाम अब्दुल करीम को महसूस हुआ कि उनका अभी भी दिल नहीं भरा। वीडियोस एडिट करने के बाद उनकी और मार लगाई गई और दुर्गत बनाई गई और ये पैगाम दे के नाजिम के भाई को भेज दिया गया कि अब यह मसला यूँ हल नहीं होगा, तुम अपने बड़ों को लेके आओ सुबह और हम सुबह छोड़ेंगे नाजिम को, ये हमारा बंदी बन के रहेगा। तकरीबन 4-5 बजे जो है ये छोड़ के आए हैं 2 लोग नाजिम के भाई को वापस उसके घर। सुबह खबर मिलती है कि जाम हाउस के करीब एक कुआं है और कुएं के साथ एक भराना लाश पड़ी हुई है। उस लाश को किसी ने कोई अजरक डाल के ओढ़ के कवर किया। ये तकरीबन पहुँचे 10-11 बजे के करीब। जब नाजिम के घर वाले अपने बड़ों को लेके, तो उनको वहाँ पता चला कि जी नाजिम की तो डेथ हो गई है, उसको तो वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल हो कर गया है। उनको वहाँ पे वो डंडा और रॉड भी नज़र आया पड़ा हुआ गार्ड रूम के पास, जिससे वो देख रहा था रात को, जिससे भाई की धुलाई हो रही थी। जब ये भेजा गया था नाजिम के भाई को कि तुम चले जाओ और सुबह आके अपने भाई का पता करना, उस वक़्त तक तशद्दुद की पिक्चर में जाम अब्दुल करीम के साथ जाम बिजार भी आ गए थे, जो छोटा भाई MP है, और बड़े भाई अपना हाथ साफ़ करके अपेरेंटली जा चुके थे और छोटा भाई हाथ साफ़ कर रहे थे। ये कहना मुमकिन नहीं है कि किसने ज़्यादा फेटल इंजरीज कॉज की थी। ये ज़रूर पता है कि थ्रू आउट द बॉडी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, पैर के नाखून से लेके यहाँ जहाँ आपके बाल शुरू होते ये तक निकले हुए, ये तक सूजा हुआ, आँखें सूजी हुई, नाक सूजा हुआ, होंठ सूजे हुए, पूरे जिस्म में बेतहाशा हड्डियाँ टूटी हुई। ठीक है, इस हालत के अंदर पोस्टमार्टम नाजिम का हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने घंटों का तशद्दुद होगा, किस किस्म का बेईमाना तशद्दुद होगा। और ये अभी इस हौलनाक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। नाजिम जोखियों के कत्ल के बाद जाम अब्दुल करीम ने पहले अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए उसके भाई और ख़ानदान को मामले से पीछे हटाने की कोशिश की
और दावा किया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी तरह ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया और पूरे मुल्क में खबर फैल गई। मलीर की अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत। नाजिम जोखियो केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अब जब बात जाम अब्दुल करीम के कंट्रोल से निकल गई तो फिर सिंध में जरदारी सिस्टम जाम ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो गया। हुकूमत का काम मजलूम के साथ खड़ा होकर जालिम से हक लेना होता है, लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत जालिमों का दस्तो बाजू बन गई। नाजिम का भाई जिसके सामने तशद्दुद हुआ था वो पहले ही जाम के सामने सरेंडर कर चुका था, लेकिन मामला जब लाइमलाइट में आया तो इस पर तफ्तीश शुरू हुई। हैदराबाद से एक हैं सिराज लशारी साहब, अच्छी शोहरत रखते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उनके पास इसकी तफ्तीश गई थी और उन्होंने इसके अंदर जिस हद तक हो सकता था ईमानदारी के साथ तफ्तीश की। अगर पुलिस के अंदर आपको कोई ईमानदार अफसर मिल जाए तो वो पीपल्स पार्टी के लिए क्या बड़ा मसला है। पुलिस के बाद तो प्रोसिक्यूशन आती है, प्रोसिक्यूशन में अपना कोई बंदा ढूंढ लो। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो पूरा का पूरा है, पीजी ऑफिस, वो उनके कंट्रोल में था, उनके ज़ेर अताब था, उनकी छत्र छाया में पल रहा था। तो वो चलान वो इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में जमा नहीं होने दी कि नहीं, इस सूरत के अंदर तो हम चलान नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनका राइट है एज़ पर लॉ कि प्रोसिक्यूशन पुलिस को बता सके कि हमें लग रहा है आपकी इन्वेस्टिगेशन नाकस है या आपने गलत लोगों को मुलजिम बना दिया है। तो प्रोसिक्यूशन का इसरार था कि दोनों भाइयों को निकालो, ये मुलजिम नहीं है। और पुलिस जो है वो डायरेक्टली कोर्ट के अंदर बगैर प्रोसिक्यूटर के चलान जमा करा नहीं सकती। फरवरी के महीने के अंदर अदालत को बताया, अदालत के ऑर्डर में लिखा हुआ है, नाजिम की बीवी कह रही है कि हुजूर इस केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन चलान आने नहीं दे रही, खुदारा इनको ऑर्डर दें कि चलान जमा कराया जाए ताकि आप चलान पे ऑर्डर करें और इस केस की कार्रवाई आगे ट्रायल की तरफ बढ़े। मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं और मज़ीद इनका प्रेशर बर्दाश्त करूँ। अगर आपने इसमें ये जो देरी चाह रहे हैं, जो ताख़ीर चाह रहे हैं, अगर आपने इसकी इजाज़त दे दी, मैं आपको आज बता रही हूँ, मैं कल घुटने टेक दूंगी। और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। 1.5 महीने बाद जरदारी कंट्रोल्ड प्रोसिक्यूशन चालान बदलने में कामयाब हो गया और नाजिम की बीवी केस से पीछे हट गई। फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। नाजिम जोखियो के वुरसा ने हलफनामा जमा करा दिया है। मगर ये अलमनाक दास्तान यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अभी रजा रब्बानी की जमहूरी पार्टी और फरहतुल्लाह बाबर की अवामी पार्टी का किरदार बाकी है। इस केस के कुछ अरसे बाद ही जाम अब्दुल करीम दुबई फरार हो गए। ये वही जमाना था जब मुल्क में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर तेजी से काम हो रहा था। एक M&A इम्पोर्टेंट था। यहाँ कत्ल के कई महीने बाद इमरान खान की हुकूमत को भी ख्याल आया कि इस मामले का सियासी फायदा उठाना चाहिए और किसी तरह जाम अब्दुल करीम को अदम एतमाद का वोट देने से रोकना चाहिए। वीडियो बनाना जुर्म बन गया और किसको मारा है? पीपल्स पार्टी का वर्कर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है। ये सिंध तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, पुलिस इनके घर की लौंडी बन चुकी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी जोर आजमाई शुरू कर दी कि हम हर सूरत में जाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वैसे क्या अजीब मजाक है कि एक तरफ आसफा भुट्टो कराची में आवारा कुत्तों को मारने पे भी गुस्से का इजहार करती हैं और दूसरी तरफ उसी आसफा की पार्टी नाजिम जोखियो को तशद्दुद करके कत्ल करने वाले जाम अब्दुल करीम के लिए VIP इंतजामात करती है। तो मार्च के एंड के अंदर वो गुफ्तगू शुरू हुई कि जी वो आएगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे, वो आएगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे, वो आएगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे। वो आया, अब उसको कैसे अरेस्ट करते? अगर वो उस वक़्त सूबे के लॉ मिनिस्टर की गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है और रनवे के ऊपर उसको 2 और सूबाई वज़ीर जो फुल वज़ीर थे, लॉ तो एडवाइजरी थी जिसके तहत मिनिस्ट्री थी हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के पास, बाकी 2 और वज़ीर रनवे पे उनको पहुंचे लेने के लिए, उनकी गाड़ी के अंदर बैठ के या हाई कोर्ट आए बेल लेने के लिए। अब कैसे पुलिस रोके? नंबर प्लेट लगा हुआ है कि लॉ मिनिस्टर की गाड़ी को रोका जाएगा। तो प्रोटोकॉल बेहतरीन दिया गया उनको और उनकी पेशी के बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है, एडवोकेट जनरल हमारा सिंध का एडवोकेट जनरल, इनके जो हमारे असिस्टेंट AG थे उन्होंने उनको अजरक भी बनाई, उनको इज्जत भी दी बुला के। एक ऐसे आदमी को जो भागा हुआ मुलजिम था कत्ल के केस में 5 महीने से। इन्हीं रवैयों की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि सिंध में जरदारी का राज है। यहाँ आसफा की एंग्री ट्वीट्स की कोई हैसियत है न रजा रब्बानी के आइडियलिस्टिक लेक्चर्स की। यहाँ सादा सा उसूल है, अगर आप जरदारी से वफादार हैं तो आपका तहफ़्फ़ुज़ जरदारी की जिम्मेदारी है। वो जैसे मुखालिफ पे मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा डाल सकता है, वैसे ही अपने आदमी को कत्ल जैसे बेहमाना जुर्म से भी निकाल सकता है। ये जरदारी की पैट्रनेज पॉलिसी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ जामों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनके केसेस में उनकी मदद की, बल्कि अगले इंतखाबात में वापस जाम अब्दुल करीम को टिकट भी दिया। ये जरदारी की तरफ से वाज़ेह पैगाम था। इनके खिलाफ सज़ा तो दूर, इनको और नवाजा जाएगा। बाकी वडेरों को ये पैगाम दिया गया कि
हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। कितना पब्लिक प्रेशर था। वफाक वाले कह रहे थे रनवे पे उतरेगा तो अरेस्ट कर लेंगे। लॉ मिनिस्टर की गाड़ी में भेजा उसे बेल करा के, अजरक वजरक हाई कोर्ट में पहनाई है उसे। ये ऐश कोई कराएगा और जरदारी के अलावा? ये है जो हमारे साथ लॉयल्टी अगर होगी और पेट्रनेज होगी तो ये है जो तुम्हें नवाजा जाएगा। और ये सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं है। सिंध में अगर आप जरदारी से वफादार हैं तो चाहे आप सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के मुलजिम खालिद लुंद हो या डॉक्टर शाह नवाज के केस में मुलविस DSP को हार पहनाने वाले पीर अमीर शाह जिलानी, पीपल्स पार्टी आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देगी और केसेस में आपकी मदद भी करेगी। एक तरफ तो जरदारी साहब ने वडेरों को इस पैट्रनेज के ज़रिए कंट्रोल किया हुआ है और दूसरी तरफ इन्होंने एज अ बैकअप सिस्टम एक अनहोना तरीका अपनाया है, पैराशूट वडेरों का पैरेलल सिस्टम। मैंने आपको नौशेरो फेरोज़ के जतोइयों की मिसाल दी थी जिनकी जरदारी से डील नहीं बनी तो इन पर मोटरसाइकिल चोरी जैसे मुकदमात बनाए गए। इन जतोइयों को इंतखाबात में शिकस्त देने वाला शख्स ज़ियाउल हसन लंजार है, जिसका नौशेरो फेरोज़ से कोई पुराना ताल्लुक है, ना ही वो ख़ानदानी वडेरा है। लेकिन आजकल जरदारी से रिश्तेदारी ने ज़िया को सिंध का अहम तरीन वज़ीर बनाया हुआ है और ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। जरदारी साहब अपनी दोस्ती और क़ुर्बत की बुनियाद पर ऐसी शख्सियात को खड़ा करते रहते हैं जिनका कोई प्रोफाइल नहीं होता। इनकी वाहिद पहचान जरदारी से दोस्ती होती है और इस पहचान की बुनियाद पर इनको वो फ्री पास मिलता है जिससे वो ख़ानदानी वडेरों को वक्त आने पर चैलेंज करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं और मज़े की बात है कि इनमें से हर किसी पर करप्शन के केसेस हैं। अवैस मुजफ्फर टप्पी अपने इख्तियारात की वजह से एक दौर में डिफेक्टो वज़ीर आला कहलाए जाते थे। उस ज़माने में उनको जरदारी का भाई भी कहा जाता था। कुछ अरसे तक ज़मीनों पर कब्जे और सरकारी वसाइल के ज़ाती इस्तेमाल के हवाले से इनके काफ़ी चर्चे रहे। नैब ने इन पे 33 अरब रुपए का केस भी बनाया हुआ है और फिर अचानक टप्पी मंजर से ही गायब हो गए। अली हसन जरदारी के कज़न और ठट्टा से MP है। ये भी जरदारी की ज़मीनों की देखभाल करते हैं। 2023 में नैब ने इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर बंद किया। सुहेल अनवर सयाल लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर, इनके खिलाफ भी नैब ने मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के साथ 5 अरब का गबन करने का इल्ज़ाम लगाया था जो अभी तक साबित नहीं हो सका। शर्जील मेमन ख़ानदानी वडेरे नहीं हैं, लेकिन इनका अपने हल्के में मजबूत होल्ड है। लोग भी इनके कामों से खुश हैं और जरदारी साहब भी इनसे राजी हैं। इनको भी 2017 में करप्शन केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जिनको जरदारी ख़ानदान की आशीर्वाद हासिल है और इस बुनियाद पे इनको सूबे में भरपूर ताकत और इख्तियारात हासिल हैं, जिसकी बुनियाद पर ख़ानदानी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ये अपने इलाके के वडेरे बन रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 300-400 फुट पाते थे कि वो पीपल्स पार्टी की 2008 की गवर्नमेंट से टिल टुडे अरबपति और खरबपति बन गए और सिंध के अक्सरियती जो अवाम है उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई और गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही। ये ज़्यादा एतराज़ नहीं करते, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, कलेक्शन एजेंट बड़े अच्छे होते हैं, पैसे ईमानदारी से ऊपर पहुंचाते हैं, तो यही उनकी बस अफादियत है, उसके अलावा और इनकी कोई ख़ास अफादियत नहीं। लेकिन असली और फेक वडेरों के इस पूरे सिस्टम को चलाने से जरदारी साहब को ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा होता है? – 2008 से 2012 पाकिस्तान में बिजनेस के लिए बदतरीन साल थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इन सालों में पाकिस्तान की हकीकी माशी तरक्की आधी हो गई। GDP में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14% से कम होकर 2012 में 10% हो गई। इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस और पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन इन सालों में 2 बिजनेस एंटिटीज ऐसी थी जिनके कारोबार ने गैर मामूली तरक्की की, हुसैन लवाई का समिट बैंक और अनवर मजीद का ओमनी ग्रुप। ये कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1996 में सदर लगारी ने बेनज़ीर हुकूमत को फारिग किया और कई हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तहकीकात शुरू की। इनमें सर फहरिस्त बेनज़ीर के शौहर आसिफ अली जरदारी थे, जिनके खिलाफ ARY के मालिक अब्दुल रज़ाक याकूब के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम था। इस इल्ज़ाम की तहकीकात के दौरान MCB बैंक के CEO हुसैन लवाई पर पाकिस्तान और UAE की हुकूमतों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपने बैंक को इस्तेमाल करवाया। इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से हुसैन को 12 साल एग्जाइल में गुजारने पड़े। इस दौरान 2002 में UAE ने उनको बरी कर दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वापस आने के लिए वो वक्त चुना जब जरदारी की सल्तनत कायम हो चुकी थी।
हुसैन लवाई ने अपने नए वेंचर के लिए 2008 का इंतखाब किया जब जरदारी सदर बन चुके थे और यहाँ आकर उन्होंने कुछ ही सालों में समिट बैंक का आगाज़ किया, एक ऐसा बैंक जो आने वाले सालों में एक बार फिर इनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में जकड़ने वाला था। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं बल्कि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो और उनके मुबैना फ्रंटमैन्स का पूरा एक नेटवर्क एक्सपोज होने वाला था। इन शख्सियात के अलावा इस स्कैंडल में ओमनी ग्रुप का किरदार मरकजी था, वही ओमनी ग्रुप जिसने जरदारी दौर में गैर मामूली तरक्की की थी। अनवर मजीद साहब का जिक्र क्यों करते हैं लोग इतना? वो एक हमारा बुजुर्ग है, उसको हमने मुश्किलों से उसे कहते ना फंसा के सिंध की इंडस्ट्रीज में डाला है। जब मैं जेल में था तो बीवी ने मुझे मैसेज भेजा, लड़काना शुगर मिल जो है बीवी के टैलेंटेड कजन वो ले रहे हैं और मुफ्त में। तो फिर मैंने इनको बुलाया इनको, और उसकी बिड में आप देख लें कि इसने कितने में खरीदी और उसकी बिड कितने की आई थी, तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि क्यों उसके खिलाफ लोगों को तकलीफ है। शुगर इंडस्ट्री है, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो लोगों को तकलीफ बढ़ती गई। इस पूरे स्कैंडल को फेक अकाउंट्स केस के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2018 में जीआईटी ने इस केस के हवाले से 128 सफ़े की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। आज हम आपको आसान लफ्ज़ में इस रिपोर्ट की समरी बताकर ये वाज़ेह करेंगे कि जरदारी सल्तनत में जरदारी साहब का ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा हो रहा है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक्स में ओमनी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ ने 32 फेक अकाउंट्स खोले। ये अकाउंट 8 रैंडम लोगों के नाम पर खोले गए जिनको मालूम ही नहीं था कि इनके नाम पर अकाउंट खोले जा रहे हैं। इनमें कराची में फालूदा बेचने वाला अब्दुल कादिर और ओमनी ग्रुप का ऑफिस बॉय मोहम्मद उमैर भी शामिल था। और तो और सैनिटरी वर्कर इकबाल अराई के नाम पर भी बैंक अकाउंट्स खोले गए जो उस वक्त वफात पा चुके थे। इन फेक अकाउंट्स में 13,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई जिसका टर्नओवर 42 अरब रुपए से ज्यादा था। अब सवाल यह है कि इन अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस और पैसों की लेन देन में अजीब क्या है। रिपोर्ट बताती है कि इन अकाउंट्स में मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स ने मुबैना तौर पर रिश्वत के पैसे जमा करवाए। इन ग्रुप्स में सरे फहरिस्त नाम बहरिया टाउन के मलिक रियाज और उनके बेटे का है। जिस वक्त मलिक रियाज बहरिया टाउन कराची और बहरिया आइकन टावर के लिए सस्पिशियस तरीके से सरकारी अराजी हासिल कर रहे थे, उसी अरसे में उन्होंने जरदारी से मुंसलिक फेक अकाउंट्स में 11 अरब रुपए ट्रांसफर किए। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि फेक अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपए आखिर में इस्तेमाल किसने किए। इसके बारे में भी रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट में बताया गया कि जरदारी फैमिली के कई एक्सपेंसेस इन्हीं फेक अकाउंट्स के जरिए पूरे किए गए। इसमें बिलावल हाउस कराची के यूटिलिटी बिल्स, फरियाल तारपुर के घर की कंस्ट्रक्शन, जरदारी साहब को गिफ्ट होने वाली 3 लग्जरी कार्स की ड्यूटी, जरदारी साहब की हेलीकॉप्टर ट्रिप्स के अखराजात और जरदारी फैमिली की टिकट्स शामिल हैं। 10 जून 2019 को आसिफ जरदारी को इस केस में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जैसा हमेशा होता है गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद उनकी तबीयत शदीद खराब हो गई और उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर बिल आखिर दिसंबर 2019 में अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर उनकी जमानत मंजूर कर ली और वो रिहा हो गए। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए। फेक अकाउंट्स तो खैर वो केस है जिसको मीडिया ने कवरेज दी। जरदारी साहब की ऐसी कई खामोश कार्रवाइयां हैं जिसकी खबर बाहर आ ही नहीं पाती, लेकिन हमारा तो काम ही ऐसी छुपी हुई खबरों की खोज लगाकर आपके सामने लाना है। ये आपके सामने सिंध काबीना के 2 और 4 मई के इजलास के मिनट्स हैं। इसमें काबीना ने 3 शुगर मिल्स को मिलने वाले सरकारी कर्जों को रिस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दी है। इन शुगर मिल्स की कहानी ये है कि 10 साल पहले सिंध हुकूमत ने रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज के नाम से एक स्कीम निकाली। इस स्कीम के लिए हैरान कुन तौर पर पूरे सूबे से एक ही ग्रुप के 3 शुगर मिल्स ने अप्लाई किया। हैरान कुन तौर पर तीनों को तकरीबन 4.25 अरब रुपए का कर्ज भी दिया गया ताकि इंडस्ट्रीज बहाल हों और आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हों। लेकिन 2024 में जब इस कर्ज को वापस देने का वक्त आया तो इन इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर हैरान कुन तौर पर माजरत कर ली कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, यानी जिस रिवाइवल के लिए उनको कर्ज दिया गया था वही नहीं हो सका। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपको इस बात पे तो हैरानी नहीं होगी कि सिंध हुकूमत ने ये दरखास्त भी मंजूर कर ली। दिलचस्प बात यह है कि तीनों शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप की हैं और दर हकीकत जरदारी साहब की मिल्कियत समझी जाती हैं। वैसे सिंध में ओमनी ग्रुप पे होने वाली मेहरबानियों की ये एक वाहिद मिसाल नहीं है।
इस तरह पूरे सिंध में किसी की ज़मीन पसंद आ जाए, किसी का घर पसंद आ जाए, किसी का कारोबार पसंद आ जाए, उस पर कब्ज़ा होता है। कम से कम पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है जहाँ पर किसी को कारोबार, सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल यूनिट है ओमनी ग्रुप, वो फला फूला है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट ग्रुप है और सबको पता है कि उसके मालिक कौन है। अब यहाँ मुझे आपके सामने जरदारी साहब के मीडिया और जुडिशरी पर कंट्रोल को वाज़ेह करना था, लेकिन वहाँ जाने से पहले ज़रा एक हसास एरिया से होते हुए गुजरते हैं। हमने सिंध के फ्यूडल्स, बिजनेसेस, ब्यूरोक्रेसी सब की बात कर ली, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर पर बात नहीं हुई कि उनका जरदारी साहब से क्या ताल्लुक़ है। जो हमारी पीपल्स पार्टी है या उसकी जो क़यादत है, वो पैर के नाखून से लेकर सर तक करप्शन और गलत कार्यों में इतने इन्वॉल्व हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छी चॉइस है इनको इस्तेमाल करना, इनसे अपनी पसंद के फ़ैसले कराना, इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इस्टेब्लिशमेंट का रोल है इस मुल्क में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो उनको ये सूट करते हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। मज़े की बात तो ये है कि सिंध में जरदारी के मुखालिफिन फ़ख्र से ख़ुद को GHQ के लोग कहते हैं, जिससे तासुर मिलता है कि शायद सिंध में जरदारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्स हैं। लेकिन सिंध का हाल जानने वाले कोई और ही कहानी सुनाते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के इंटीरियर सिंध से कुछ MNAs भी फॉर्म 47 वाले हैं। जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें या खुफिया इदारे कह लें, उन्होंने भी अपना वज़न इनके पलड़े में डाला है। अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में कोई 6-7 MNA की सीटें और तकरीबन 14-15 सूबाई असेंबली की सीटें, वो भी छीन के इनको दी गई हैं। बशीर मेमन हाला से जीत गए थे, सैयद ज़ैन शाह जीत गए थे सकरट से MNA की सीट पे भी और सूबाई की सीट पे। गुलाम मुर्तज़ा जतोई भी जीत गए थे, उनकी सीटें भी छीनी गई। और जितने भी अच्छा, उसके बाद पीर पगाड़ा का ख़ानदान है और उनके जो हिमायत याफ्ता थे वो सांगड़ और खैरपुर से जीतते थे, उनकी सीटें भी छीन कर पीपल्स पार्टी को दी गई है। चले, हसास एरियाज की बहुत सैर हो गई, अब चलते हैं अपने पेटी भाइयों की तरफ, यानी सिंधी मीडिया की तरफ। पाकिस्तान में सहाफत वैसे ही मुश्किल है, लेकिन सिंध के डायनामिक्स सहाफ़ियों के लिए बाकी सूबों से कुछ मुख्तलिफ हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात नहीं है। इंटीरियर सिंध में सहाफ़ियों की सूरत हाल शायद बाकी मुल्क से भी ज़्यादा बदतर है। इस बदतरीन सूरत हाल की बेहतरीन मिसाल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का कत्ल है। नसरुल्लाह गडानी साहब से मंसूब ये किया जाता है कि चूँकि उनकी एक सीरीज़ ऑफ रिपोर्टिंग रही क्रिटिकल ऑफ खालिद अहमद लुंड, जो गोटकी के अंदर ही जहाँ से वो MNA थे, और एक नहीं एक से ज़ायद रिपोर्ट्स और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में या लैंड ग्रैब के बारे में या करप्शन के बारे में, कि आपको लगता है कि लोकल सतह के ऊपर एक जर्नलिस्ट है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, जो मुस्तकिल आप पे रिपोर्टिंग कर रहा है। उस बैकग्राउंड के अंदर जब उनकी डेथ हुई है तो फैमिली का और आसपास के तमाम लोगों का और सहाफ़ियों का मकामी ये बिलीफ है, और बिलीफ क्या, वो अक्यूज़ भी उस केस में हुए, वो गिरफ्तार भी हुए, फिर उनकी बेलें भी हुई। हमने जब इन्वेस्टिगेशन पहले DSP सिराज लाशारी ने की थी, उनको इम्प्लीकेट किया था, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेंज कराई, SSP तनवीर तुनियो के पास गई, तो तनवीर तुनियो से हम ज़ाती तौर पे मिले थे। दुबई का एक नंबर था, क्योंकि लुंड साहब थे MNA और उसके दोनों बेटे नसरुल्लाह की शहादत के वक्त मुल्क से बाहर थे। एक बेटा दुबई में मुकीम था। दुबई का एक नंबर डिटेक्ट किया था हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कि वहाँ से कॉल आती है मुबैना कातिल को, और उसके दूसरे दिन नसरुल्लाह शहीद हो जाते हैं। नाजिम जोखियो केस की तरह नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की तफ्तीश भी आगे बढ़ी तो पुलिस पे प्रेशर आने लगा। केस अच्छी शोहरत रखने वाले सिराज लाशारी से लेकर तनवीर तोनियो को मुंतकिल कर दिया गया और फिर अचानक ये तफ्तीश बंद कर दी गई। लेकिन इन मुश्किलात के साथ सिंध में मीडिया को मैनेज करने का एक बाकायदा मैकेनिज़्म मौजूद है। इस मैकेनिज़्म का सबसे अहम किरदार सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन है, जिसके पास कई वजारतें हैं। इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो भी मेमन साहब के पास ही है, इसलिए मीडिया को मिलने वाले सरकारी इश्तिहारात वगैरह इन्हीं के कंट्रोल में है। वजारत के अलावा शर्जील मेमन साहब का अपना भी मीडिया एम्पायर है। इसमें चैनल 365 और आवाज़ चैनल शामिल है। शर्जील मेमन के अलावा हसन अली जरदारी का भी धरती TV के नाम से चैनल है। अब इन चैनल्स में काम करने वाले सहाफ़ी पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ क्या ही बोल सकते होंगे, और जो चैनल्स पीपल्स पार्टी की मिल्कियत में नहीं है उनको इश्तिहारात के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही होता है,
लेकिन शर्जील मेमन यूं मुख्तलिफ हैं कि इस हवाले से उनके खिलाफ नैब ने एक रेफरेंस तैयार किया था, जिसके मुताबिक जुलाई 2013 से जून 2015 के दरमियान शर्जील मेमन ने कुछ टीवी और रेडियो चैनल्स को इश्तिहारात दिए, जिससे कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बाद में अदालत ने ये रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। मजे की बात यह है कि शर्जील मेमन पे बनने वाले इस रेफरेंस में इन सिंक नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी का जिक्र है। इस कंपनी ने नैब के साथ वॉलंटरीली रिटर्न मुआहदा किया, यानी एक तरह से अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इसके बावजूद ऑडिटर जनरल की पिछले साल की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि सिंध हुकूमत ने उसी इदारे को दोबारा 1.25 करोड़ के इश्तिहारात दिए। हालांकि रूल्स के मुताबिक ऐसी कंपनीज को सरकारी इश्तिहारात नहीं दिए जा सकते जो किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस रही हो। हम बार बार सिंध में जरदारी साहब के ज़ेरे साया होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशरी के होते हुए इतने गैर कानूनी काम कैसे हो रहे हैं? सिंध की अदालतें कहाँ हैं? जनाब, जरदारी साहब ने उनका भी इंतज़ाम किया हुआ है। चलिए जानते हैं कैसे। भाई सीधी सी बात है, अदालतों के बारे में बात करते हुए ज़रा डर तो लगता है कि न जाने क्या बात माय लॉर्ड को बुरी लग जाए और कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाए। लेकिन आई गेस सिंध की इतनी बातें जब उनको बुरी नहीं लग रही तो हमारे हक़ाइक़ भी वो बर्दाश्त कर ही लेंगे। सिंध में जहाँ सारे इदारों में शहंशाह का सिक्का चलता है, वहाँ चैम्बर्स और अदालतें इस प्लेग से कैसे महफूज रह सकती हैं? बार एसोसिएशंस को दिए जाने वाले हुकूमती ग्रांट्स काले कोट और रोब को वैसे ही शांत रखते हैं। आप गूगल पे सिंध गवर्नमेंट बार ग्रांट लिखें, आपको दर्जन भर खबरें नजर आ जाएंगी जिसमें वकला को सिंध हुकूमत ने क्रेजी अमाउंट्स के ग्रांट दिए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन पॉलिटिक्स, तो इन मिलियंस की ग्रांट का असर भी नजर आता है। लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई। अब इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन के बजाय डायरेक्ट कोर्ट और जजेस मैनेज होते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN में बाकायदा एक मुआहिदा है, तहरीरी ना भी हो, मगर ये है कि जब सिंध में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होंगी तो उसमें जो PMLN के जुडिशल कमीशन में नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पीपल्स पार्टी की सारी नॉमिनेशंस को एंडोर्स करेगी। और उसी तरीके से जब पंजाब की बारी आएगी, लाहौर हाई कोर्ट की नॉमिनेशंस की बारी होगी, तो उसमें जो PMLN की डिसीजन है उसको PPP इंडोर्स करेगी। ये डील तो खुफिया थी, लेकिन इसके असरात हम सिंध में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में बनने वाले आईनी बेंच की सरबराही के लिए जस्टिस KK आगा का इंतखाब किया गया। ये एक बड़ी दिलचस्प चॉइस थी, क्योंकि आईनी बेंच के सरबराह बनने वाले जस्टिस KK आगा की जरदारी से कुर्बत और दोस्ती 90s से चल रही है। इनफैक्ट आगा साहब कई अहम केसेस में जरदारी साहब के वकील रहे हैं। बेनज़ीर और जरदारी पे लगने वाले करप्शन के केसेस हों या मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में जरदारी के खिलाफ तहकीकात, हर फोरम पे जरदारी की नुमाइंदगी यही KK आगा साहब करते थे। शायद यही वजह थी कि 2008 में पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में आई तो आगा साहब की लॉटरी निकल आई। 2010 में उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ओहदा दिया गया और 2011 में नैब प्रोसिक्यूटर की पोजीशन से नवाजा गया। ये बात तो माननी पड़ेगी, जरदारी साहब करम फरमाओं को कभी नहीं भूलते, उनका एहसान हमेशा चुकाते हैं। आज की दुनिया में भी वफा है। मैं हर चीज को पॉजिटिव लाइट्स में देखता हूँ। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पेसिमिस्ट नहीं हूँ। उस हाथ को तो देखो जिसने तुम्हारा साथ दिया, इसको क्यों देखते हो जो छोड़ गए। वैसे जरदारी साहब की कुर्बत के अलावा आगा साहब कुछ माह के लिए PCO जज भी रहे। जाहिर है फिर आईनी बेंच के लिए निज़ाम को उससे बेहतर क्या कैंडिडेट मिल सकता था। अब जब KK आगा यही सीढ़ियां चढ़ते हुए आईनी बेंच के सरबराह बन गए और इनके सामने शर्जील मेमन और कायम अली शाह का केस आया तो उन्होंने पुराने ताल्लुकात का खूब ख्याल रखा। मार्च के महीने में नैब की कोर्ट में रेफरेंस जमा की नैब ने बहरिया टाउन के हवाले से। उसमें ये शर्जील मेमन साहब और कायम अली शाह साहब को भी एज एन अक्यूज्ड उस रेफरेंस में दिखाया गया कि जो ज़मीनों की अलॉटमेंट है उसमें उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो नैब कोर्ट की तरफ से समन्स इशू हो गया उन्हें। अमूमन तो यही होता है कि जब नैब कोर्ट कोई किसी भी अक्यूज को समन्स देती है तो अब आप नैब के कोर्ट के पास जाते हैं, वहाँ पेश होते हैं, वहाँ ज़मानत करवाते हैं। बहरहाल ये दो जो अक्यूज थे इन्होंने पिटिशन दायर की हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में कि ये समन्स ही आप
क्वॉश कर दें, इनको सस्पेंड कर दें, हम मजीद हमारे खिलाफ कार्रवाई आप रोक। एक क्रिमिनल बेंच के सामने, जो क्रिमिनल केसेस की बेंच है, उसके सामने जाने के बजाय वो आईनी बेंच के पास लगा। शर्जील मेमन और कायम अली शाह का केस क्रिमिनल नौयत का होने के बावजूद जस्टिस आगा के आईनी बेंच के सामने आ गया और उन्होंने इस पे सवाल उठाने के बजाय पहले ही हियरिंग में दोनों मुल्जिमान को रिलीफ दे दिया। मजे की बात यह है कि इस केस के बाकी मुल्जिमान ने जब यही रिलीफ के लिए कोर्ट से रुजू किया तो इनके साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। 2 या 3 दिन बाद जो मजीद उसमें अक्यूज मुल्जिमान थे, जो शायद इतने आला ओहदों पे फाइज नहीं थे, छोटे मोटे जो भी सरकारी अफसरान थे, उन्होंने जब अपनी दरख्वास्त दायर की कि ये जो इन पे करम किया गया है वो हम पे भी करम कर दिया जाए, तो 3 दिन बाद आईनी बेंच ने कहा नहीं, हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, ये आईनी बेंच का केस नहीं है, ये आप किसी आम बेंच के पास जाएं, क्रिमिनल केसेस की बेंच के पास। ये सारे हकायक जानने के बाद सवाल पैदा होता है कि इस जरदारी बादशाहत का मुस्तकबल क्या है। क्या बिलावल भुट्टो ये लेगेसी लेकर आगे चल सकते हैं या आसिफा उनकी जानशीन बन सकती हैं? इस पूरे सिस्टम को जरदारी साहब के बाद कौन संभालेगा? इंटीरियर सिंध में स्टैब्लिश जरदारी सल्तनत अब कराची तक फैलती हुई नजर आ रही है। माजी में कराची में धाक बिठाने के लिए पीपल्स पार्टी गैंग वॉर लीडर्स की हिमायत करती रही है। कायम अली शाह वजीर आला होते हुए उज़ैर बलोच की तकरीबात में शिरकत करते रहे और फिर बहुत मासूमियत से उन मुलाकातों का इनकार भी करते रहे। उज़ैर बलोच साहब कौन है कायम अली शाह? अखबारों के थ्रू सुना है कि वो लियारी में रहता था, एक ग्रुप है उनका। शाह साहब, ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उज़ैर बलोच? कभी नहीं हुई। उसकी तो वीडियोस हैं जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और किसी ने नहीं कहा उसे उज़ैर से कोई। उज़ैर बलोच के जेर एहतमाम लियारी में किसी अशाइया में आप नहीं गए कभी? नहीं। लेकिन अब वायलेंस के अलावा पॉलिटिकली भी पीपल्स पार्टी कराची के नौजवानों को इंगेज करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पीपल्स पार्टी ने कराची के नौजवानों को खुदा न खास्ता कोई तालीम या रोजगार की स्कीम नहीं दी, बल्कि नौजवानों को रागिब करने के लिए वो चीजें ऑफर्स कर रही है जो नौजवानों को अट्रैक्ट करती है। भाई, आप बासलाहियत नौजवान हैं, आपकी कोई खास स्किल है या आप इलाके के बदमाश हैं, पीपल्स पार्टी आपको खुशी से वेलकम करेगी, आला क़यादत तक आपको एक्सेस देगी, आपको आपकी हैसियत के मुताबिक डाले की फ्रंट या ओपन सीट पर सैर भी कराएगी और असलहा भी देगी। बदले में आपको बस पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज में शिरकत करनी है और कोई मैटर हो जाए तो उसको सॉल्व करना है। कराची के फारिग नौजवानों के लिए इससे ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर क्या होगी? यही वजह है कि आपको कराची की सड़कों पर लगे बैनर्स पे पुराने वडेरों के बेटे, तहफ्फुज़ के मुतलाशी ताजिर और ऐसे बहकावों में आने वाले नौजवानों की तस्वीर बकसरत नजर आएंगी। लेकिन इन सारी कोशिशों की भी एक वजह है, जरदारी साहब की वाहिद ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ज्यादा दिल आपका किसके रवैये ने तोड़ा है? नहीं, ऐसा दिल रखते नहीं है कि टूटेगा। वो ऐसा दिल तो नहीं रखते जो टूटे, लेकिन ऐसी ख्वाहिश जरूर रखते हैं जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और वो ख्वाहिश है अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम बनाना। अगर वो अपोजिशन लीडर भी बने तो मुझे कोई इतराज नहीं है। बेहतर तो ये होगा कि मैं अपनी जिंदगी में उसको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखूं। तो आपका प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी है? जी। अब बिलावल वजीर आजम बनेंगे नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी हमारे मुल्क में मुइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे लोग भी वजीर आजम बन चुके हैं जिनका आज कोई नाम भी नहीं जानता, तो प्राइम मिनिस्टर बनना इज नॉट ए बिग डील। असल सवाल जरदारी की सिंध में मौजूदा बादशाहत का है, और $1 मिलियन क्वेश्चन इस बादशाहत के वली अहद का है। एट द एंड ऑफ द डे जो फ्यूडल होता है वो तबीयत से फ्यूडल होता है। वो इस बात को बुरा नहीं बनाता कि जब वो ऐसे बैठा है अपनी उताक के ऊपर और उसकी उम्र 24 साल है और एक 80 साल का आदमी आके यहाँ हाथ लगाता है साईं और इधर बैठ जाता है और उसका मुंह और उसका गाल जो है इस पैर के लेवल के ऊपर है, उसको कोफ्त नहीं चढ़ती, उसको क्रिंज फीलिंग नहीं आती, ऐसी झुरझुरी नहीं चलती है क्या हो रहा है ये। बिलावल ने जब पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी तो कई लोगों का ख्याल था कि बिलावल के अंदर एक इनकलाबी रूह है, वो सिंध में चलने वाले करप्शन के निज़ाम के लिए एक थ्रेट है। लेकिन 18वीं तरमीम और कई रीलॉन्चेस के बावजूद
बिलावल भुट्टो का कम से कम सिंध की सियासत में कोई खास किरदार नजर नहीं आता। और जहाँ तक आसफा की बात है तो उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला तो शायद उसी दिन हो गया था जब इनको अपने घर की सीट से भी इलेक्शन लड़वाने के बजाय बिला मुकाबला MNA मुंतखब करवाकर ऐवान में लाया गया था। इन दोनों की शक्ल सूरत और अंदाज़े गुफ्तगू चंद जियाले दिलों की धड़कनें तो तेज कर सकती हैं, लेकिन मुल्क तो छोड़े सिंध में भी कोई इनकलाब नहीं ला सकती। जरदारी खानदान के अलावा सिंध के कुछ वजीर हैं जो जरदारी के करीब भी हैं और रावलपिंडी से अप्रूव भी, लेकिन जरदारीज़ किंगडम इज़ टू हॉट फॉर देम टू हैंडल। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि जरदारी साहब के बाद उनकी बादशाहत का क्या होगा। वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये वन मैन शो है, सारे पावर उनके पास है। सिंध का जो वडेरा है, सिंध का जो जागीरदार है, सियासतदान है और जो इलेक्टेबल है, वो जरदारी साहब से ही डरते हैं। जरदारी साहब के सियासत से रिटायर होने के बाद या जाने के बाद पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल पोजीशन है वो बरकरार नहीं रहेगी। बिलावल साहब कितने भी अच्छे सियासतदान हों, लेकिन वो इस तरह पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते। यकीनन आप सब पे भारी तो साबित हो गए। ये कौन सी जादू की छड़ी इस्तेमाल की थी, क्या किया आपने? सियासत वॉलंटियर गेम है, इसकी सेटिस्फैक्शन सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन में है, अदरवाइज थैंकलेस है।